भारतीय इतिहास में ना एक ऐसा दौर था जिसे स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन एज। एक ऐसा वक्त जब साइंस, आर्ट, कल्चर सब कुछ अपने पीक पर था। आज हम इसी कमाल के दौर यानी गुप्त वंश के शानदार इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक मिनट, सबसे पहले एक सवाल पर सोचते हैं। आखिर ये गोल्डन एज होता क्या है? मतलब किस चीज से कोई जमाना स्वर्ण युग बन जाता है? क्या सिर्फ जंगे जीतने से, या कुछ और भी है? इस सवाल को जरा दिमाग में रखते हैं और चलिए इस दौर की एक एक परत को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है गुप्त वंश की रेप्यूटेशन से। सवाल यह है कि आखिर इतिहास में इसे इतना ऊंचा दर्जा दिया ही क्यों गया है। देखिए, करीब 320 सीई में श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी और शुरू से ही गुप्त वंश अपनी जबरदस्त अचीवमेंट्स के लिए जाना गया, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो या कल्चर। और यहीं से एक ऐसी नींव रखी गई जिस पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होने वाला था। तो सवाल यह है कि इस गोल्डन एज की नींव रखी किसने? चलिए मिलते हैं उन शुरुआती राजाओं से जिन्होंने ये सब शुरू किया। हाँ, श्रीगुप्त फाउंडर जरूर थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस साम्राज्य के जो असली आर्किटेक्ट थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये उनका ही विजन था कि एक छोटे से राज्य को एक बहुत बड़ी ताकत बनाया जाए, और उन्होंने ये करके दिखाया। और उनके जो कदम थे ना, वो वाकई बहुत स्ट्रैटेजिक थे। सोचिए, उन्होंने महाराजा धिराज का टाइटल लिया, मतलब राजाओं के भी राजा। फिर लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करके एक जबरदस्त पॉलिटिकल अलायंस बनाया, और तो और गुप्त संवत कैलेंडर भी शुरू किया। तो ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, ये एक लंबे चलने वाले एम्पायर की नींव रखना था। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब गुप्त साम्राज्य अपनी ताकत और टैलेंट के बिल्कुल पीक पर था, मतलब अ ट्रू गोल्डन एज। और इस शिखर तक पहुंचाने वाले पहले हीरो थे समुद्रगुप्त। पता है, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें क्या कहा? भारत का नेपोलियन। और ये टाइटल ही अपने आप में उनकी मिलिट्री जीनियस की पूरी कहानी बयां कर देता है। समुद्रगुप्त ने सिर्फ पूरे नॉर्थ इंडिया को ही नहीं जीता, बल्कि उनका असर साउथ इंडिया तक फैला हुआ था। उनके राज के बारे में सारी जानकारी हमें इलाहाबाद पिलर पर लिखे लेख से मिलती है। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो जितने बड़े कॉन्करर थे, उतने ही बड़े आर्ट और लिटरेचर के सपोर्टर भी थे। लेकिन इस गोल्डन एज का जो असली पीक था ना, वो आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, वही जिन्हें हम सब विक्रमादित्य के नाम से बेहतर जानते हैं। उनके ही राज में इस एम्पायर ने कल्चरल और साइंटिफिक ऊंचाइयों को छुआ जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये बात वाकई कमाल की है। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, मतलब 9 ऐसे जीनियस जो अपनी अपनी फील्ड के मास्टर थे। महाकवि कालिदास, एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर, डॉक्टर धन्वंतरी। जरा सोचिए क्या माहौल रहा होगा। ये उस दौर के इंटेलेक्चुअल पावर का जीता जागता सबूत है। ये दौर सच में साइंस, आर्ट और लिटरेचर का एक एक्सप्लोजन था, एक धमाका। और यहाँ कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई जिन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे कि जीरो, हाँ शून्य। ये जो जीरो का कॉन्सेप्ट है ना, जिसे इसी दौर में आर्यभट्ट ने डेवलप किया, वो मैथ्स और साइंस की हिस्ट्री में इंडिया का शायद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सोचिए, इसके बिना आज की टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल। और बात सिर्फ जीरो पर खत्म नहीं होती। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू भी निकाली, और वो भी कमाल की एक्यूरेसी के साथ। ये दिखाता है कि उस जमाने में मैथ्स का ज्ञान कितना एडवांस था। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस दौर की जीनियस का सबूत है। और ये अचीवमेंट सिर्फ साइंस तक ही नहीं रुकी। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी मास्टरपीसेस, अजंता एलोरा की गुफाओं में वो लाजवाब पेंटिंग्स, सोने के सिक्के और सिल्क रूट पर ट्रेड से चलने वाली एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और साथ में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म सब एक साथ फल फूल रहे थे। सच में ये एक सुनहरा दौर था। लेकिन जैसा कि होता है, हर बुलंदी के बाद एक ढलान भी आती है। तो अब हम उस दौर की बात करेंगे जब एम्पायर ने अपनी लेगेसी को तो आगे बढ़ाया, पर साथ ही उसमें दरारें भी पड़ने लगी थीं। इस दौर की एक बहुत बड़ी देन थी नालंदा यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, और ये देखते ही देखते दुनिया भर में मशहूर हो गई। एक ऐसा लर्निंग सेंटर जहां पूरे एशिया से स्कॉलर्स पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन बाहर से खतरे भी बढ़ रहे थे। अब साम्राज्य की असली ताकत का इम्तिहान होने वाला था, और सबसे बड़ी चुनौती बन के सामने आए हूण। तो अब एम्पायर एक क्रॉसरोड्स पे खड़ा था।
एक तरफ था वो शुरुआती दौर वाला जोश, जबरदस्त मिलिट्री विंस, स्ट्रांग इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और दूसरी तरफ थी अब की हकीकत, हूणों के लगातार हमले, जंग की वजह से खाली होता खजाना और अंदरूनी झगड़े। स्कंदगुप्त जैसे राजाओं ने बड़ी बहादुरी से सामना किया, नो डाउट, पर इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। और अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, उन वजहों पर जिनकी वजह से ये महान साम्राज्य आखिर खत्म हो गया। देखिए, ये एम्पायर एकदम से खत्म नहीं हुआ, इसका पतन धीरे धीरे हुआ। 5th सेंचुरी में हूणों के लगातार हमलों ने इसे अंदर से खोखला कर दिया। फिर स्कंदगुप्त के बाद जो राजा आए वो उतने मजबूत नहीं थे, वो अंदरूनी लड़ाइयों और गद्दी के झगड़ों में ही फंसे रहे, और नतीजा 6th सेंचुरी आते आते ये इतना बड़ा साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। तो अंपायर तो खत्म हो गया, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल अभी भी बाकी है, क्या उसकी वो सुनहरी चमक, वो रोशनी भी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुप्त साम्राज्य की असली लेगेसी उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री से कई ज्यादा बड़ी थी। सोचिए, जीरो और डेसिमल सिस्टम का साइंस, कालिदास का वो लिटरेचर जो आज भी जिंदा है, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा एजुकेशन का मॉडल, और गुप्त आर्ट और कल्चर, ये सब आज भी हमारे साथ हैं। और यही हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, किसी भी दौर को गोल्डन एज क्या बनाता है? वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एम्पायर नहीं होता, वो होती है आर्ट, साइंस और कल्चर की वो अमर विरासत जो एम्पायर के खत्म होने के बाद भी हमेशा चमकती रहती है। और इसी कभी ना खत्म होने वाली विरासत की वजह से गुप्त काल को आज भी भारत का गोल्डन एज कहा जाता है।